नमस्कार ऑल ऑफ यू, आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस ऑफलाइन बैच के अंदर। राजस्थान पुलिस का बैच है ना ये। हाँ, तो आज हम आपका और हमारा पहला दिन है। आज आपकी और हमारी पहली मुलाकात है, अर्थात यूँ बोलें तो आज आपका और हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक, हम आज एक महत्वपूर्ण यूनिट पर चर्चा करेंगे। राजस्थान पुलिस के अंदर जहां से अमूमन तौर पर राजस्थान की यूनिट से सबसे ज़्यादा यदि प्रश्न पूछे जाने का जो ट्रेंड रहा है वो आपकी भूगोल से रहा है। भूगोल विषय के अंदर 2018 की वैकेंसी के अंदर भी सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए थे और 2019 की जो वैकेंसी हुई थी उसमें भी सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए थे। अर्थात अमूमन तौर पर यूँ बोलें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जाते हैं? भूगोल से पूछे जाते हैं। एक समय के लिए आपके इतिहास के बर्डन को थोड़ा सा कम किया गया है। कल्चर और भूगोल से आपके प्रश्न क्या पूछे जाते हैं? अधिक पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, मेरी शब्दों को समझ रहे हैं आप मेरे शब्दों को जब तक नहीं समझोगे तब तक आप क्या नहीं समझ सकते? भूगोल को नहीं समझ सकते। हम भूगोल के अंदर महत्वपूर्ण 3 टॉपिक आपके बड़े महत्वपूर्ण लगती हैं। सबसे पहले जो नंबर 1 पर टॉपिक है वो आपका है कौन सा? राजस्थान का परिचय। परिचय से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके अलावा जो आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आपके कौन सा? भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश के अलावा जो आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो जनसंख्या का है, जलवायु का है और मृदा का है। 4 से 5 टॉपिकों में से भूगोल के अंदर अमूमन प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि खनिजों में से, उद्योगों में से प्रश्न तो पूछे जाते हैं लेकिन सर्वाधिक इन्हीं टॉपिकों में से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक क्या है? बड़े टॉपिक हैं और जब बड़े टॉपिकों में से प्रश्न पूछेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली किसका ज्ञान हो जाएगा? भूगोल का ज्ञान हो जाएगा। हम जब भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो हमें किस चीज़ का ज्ञान होगा? आपके भारत के भौतिक प्रदेशों के अंदर हम अरावली का अध्ययन करेंगे, हम थार के मरुस्थल का अध्ययन करेंगे, हम अनेक प्रकार से औद्योगिक क्षेत्रों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। जलवायु के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो ऋतुओं को पढ़ेंगे। ऋतुओं के अलावा हम प्रत्येक विषय पर क्या करते हुए? अध्ययन करते हुए अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो ठीक है साथियों, हम आज एक महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करते हैं। उस अध्याय का नाम है आपके कौन सी? जनसंख्या। सबसे ज्यादा जो सरल टॉपिक है ना ये आपके यही टॉपिक है और जो सबसे ज्यादा कठिन टॉपिक है ना ये भी आपका यही है। दोनों में से समझने के लिए कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ कठिन क्या है? इनके आंकड़ों को याद करना। वो हम आपको आंकड़े याद करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारी होगी। आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? इस टॉपिक को समझने की होगी। जहाँ पर आपको क्या आए, दिक्कत आए तो आप अपना क्या हाथ करेंगे? एक हाथ खड़ा करेंगे। फिर भी आपको दिक्कत आएगी तो आप क्या करेंगे? अपने दोनों हाथ खड़े करेंगे। फिर भी आपको दिक्कत आएगी तो आप खुद खड़े हो जाएंगे। और तीसरी दिक्कत नहीं होती, वो सॉल्यूशन की दिक्कत होती है। समझ रहे हैं? ठीक, सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? जनसंख्या की करेंगे। जनसंख्या के अंदर हम कितने टॉपिक क्लियर करेंगे? जनसंख्या के अंदर भी हम टॉपिक क्लियर करेंगे, उसका नाम आपके कौन सा होगा? लिंगानुपात को भी पढ़ेंगे। लिंगानुपात के अलावा हम जनसंख्या में किसको पढ़ेंगे? साक्षरता को पढ़ेंगे। साक्षरता के अलावा एक टॉपिक और है इसके अंदर ही, उसका नाम आपका कौन सा है? जनघनत्व को पढ़ेंगे। जनघनत्व में लिंगानुपात के साथ में एक टॉपिक और है, उस टॉपिक का नाम आपका कौन सा है? शिशु लिंगानुपात है। अर्थात कुल मिलाकर के जनसंख्या के अंदर हम कितने टॉपिक क्लियर करेंगे? आपके 4 से 5 प्रकार के टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। जब आप जनसंख्या को पूरी पढ़ लोगे ना तब आपके कितने टॉपिक क्लियर होंगे? 4 से 5 टॉपिक क्लियर होंगे। तभी तो मैंने कहा कि ये भूगोल के अंदर जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उनको पहले निपटारा करें। हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर कोई कोरोना की बीमारी आ जाए, तब भी आप क्या कर सकते हैं? भूगोल में 10 से 11 नंबर जरूर ला सकते हैं। भूगोल के अंदर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 14 से 15। किस वैकेंसी के अंदर? राजस्थान की वैकेंसी के अंदर। राजस्थान से संस्कृति से प्रश्न आएंगे आपके कितने? 44। 44 में से 15 प्रश्न आपके भूगोल के हो गए, 15 प्रश्न इतिहास के और 15 प्रश्न आपके कौन से? कला और संस्कृति के। कुल क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी? 44 से आपके
45। 45 क्वेश्चन इसी ट्रेड में से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान की जनसंख्या। हम इस जनसंख्या को किसके संदर्भ में पढ़ने का प्रयास करेंगे? आपके राजस्थान के संदर्भ में पढ़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम जनसंख्या को भारत के दृष्टि से भी पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपकी क्या होगी, जनसंख्या को हम राजस्थान की दृष्टि से पढ़ने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब देखो, ये आपकी कौन सी जनसंख्या? जनसंख्या 2021 के अंदर नहीं हुई है, अभी तक आंकड़ा नहीं आया है। यदि मैं बात करूं जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तब आपका उत्तर क्या होगा? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अब इसकी थीम की मैं बात करूं, थीम एक होती है थीम और एक होता है क्या? स्लोगन। और स्लोगन क्या होगा? इसका लोगो होगा। समझ रहे हैं? थीम की मैं बात करूं, यदि मैं इस चीज की बात करता हूं कि इसकी थीम क्या होती है, अर्थात थीम के बारे में यदि मैं बात करूं, तब उसकी थीम क्या होगी? थीम के अंदर सीधा इतना सा प्रश्न आएगा कि इसकी थीम क्या होती है। तो थीम होगी क्या? मेरी जनगणना, मेरा अधिकार। ये इसकी क्या बनाई गई? थीम बनाई गई। यदि लोगो की मैं बात करूं, लोगो क्या था? इसका स्लोगन, लोगो जो टैगलाइन पर हम देखते हैं वो क्या था? राज्य की जनगणना, राज्य के लिए राज्य के द्वारा। ये इसकी क्या थी? स्लोगन। इसका क्या था? लोगो था। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब ये जनगणना का जो प्रोसेस है ये कहां से आता है? जनगणना का प्रोसेस सर्वप्रथम यदि मैं जनगणना की बात करूं तो किस देश के अंदर होती है जनगणना? स्वीडन के अंदर होती है। और स्वीडन के अंदर जनगणना कब होती है? 1749 ईस्वी के अंदर क्या होती है? स्वीडन के अंदर जनगणना होती है। यदि मैं आपसे बात करूं, स्वीडन के अंदर जनगणना होती है, वो क्या नहीं होती? व्यवस्थित क्रम में नहीं होती है। भारत के अंदर जनगणना होती है, वो क्या होती है? व्यवस्थित क्रम में होती है। क्या पहले भी भारत के अंदर जो जनगणना हुई है वो व्यवस्थित क्रम के अंदर हुई है? यदि इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? जी, नहीं हुई है भारत के अंदर। तो भारत के अंदर जनगणना हुई है तो वो किस प्रकार की जनगणना हुई है, किस प्रोसेस के आधार पर जनगणना हुई है, उस चीज पर भी हम अध्ययन करेंगे कि जनगणना का तात्पर्य क्या था। यदि जनगणना हुई नहीं है तो फिर जनगणना का आधार क्या था। तब मैं बात करता हूं सबसे पहले जिस देश ने क्या की, व्यवस्थित जनगणना की, यानी इसका उत्तर क्या होगा आपकी व्यवस्थित क्रम के अंदर। तो व्यवस्थित क्रम के अंदर जो जनगणना करवाने का कार्य किया था व्यवस्थित क्रम के अंदर, वो किसने किया था? यूएसए ने किया था। यूएसए का मतलब क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। ये क्या है आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसने कब किया था आपके करवाने का श्रेय? तब आपका उत्तर क्या होगा? 1790 के अंदर होता है। इससे पहले भी क्या जनगणना हुई थी क्या? यदि इस प्रकार से मैं पूछ लूं कि भारत के अंदर आपने देख लिया कि 1749 के अंदर कौन सा देश जनगणना करवाता है? स्वीडन करवाता है। स्वीडन जनगणना करवाता है, लेकिन वो जनगणना क्या नहीं होती? सफल नहीं होती, क्योंकि वो जनगणना क्या थी? व्यवस्थित क्रम के अंदर नहीं थी। जनसंख्या को पूर्ण रूप से सही तरीके से क्या नहीं की गई? काउंट नहीं की गई। तब वो जनगणना क्या हो गई? असफल हो गई। अब इसके अंदर मैं यदि देखूं तो कितने महत्वपूर्ण आते हैं? 3 इतिहासकार आते हैं। एक इतिहासकार का नाम आपका कौन सा है? अबुल फजल। एक अबुल फजल आता है।
एक इतिहासकार का नाम क्या है? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज क्या कहता है? इसकी एक पुस्तक का नाम आपकी क्या थी? इंडिका। एक आता है आपका कौन सा? कौटिल्य। कौटिल्य की एक किताब थी, उस किताब का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। ये तीन इतिहासकारों ने प्राचीन टाइम के अंदर इन अपनी किताबों के अंदर अबुल फजल की एक किताब का नाम कौन सी? आईने अकबरी। आईने अकबरी में अबुल फजल क्या कहता है कि जी हाँ, भारत के अंदर, विश्व के अंदर पहले भी जनगणना हुई है, जिसका उदाहरण कौन देता है? आईने अकबरी देता है। मेगस्थनीज की किताब का नाम आपकी कौन सी? इंडिका। इंडिका भी कहती है कि भारत के अंदर क्या हुआ था? जनगणना हुई थी। कौटिल्य की बुक का नाम आपकी कौन सी शास्त्र? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र भी किसकी जनगणना करता है कि जी हाँ, भारत के अंदर क्या हुई थी? जनगणना हुई थी। इसका उदाहरण कौन देता है? ये आपके स्लोगन लोगों के अंदर। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की 2021 की जनगणना की थीम क्या होगी, तब थीम लिख लेना, जन भागीदारी से क्या? जल कल्याण। हाँ, आयुक्त आएगा वो बाद में आएगा, पहले आयुक्त नहीं आएगा। इतना उतारे, इसके बाद में आगे चलते हैं। जैसा का वैसा है वैसा ही उतार लेवे, कोई करेक्शन ना करे, जहां पर समझ में ना आए वहां पर पूछ लेवे, ठीक है। हर एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ेंगे, जिस प्रकार की शुरुआत की है उसी प्रकार का अंत करने का प्रयास करेंगे। इसको मैं रब कर रहा हूं। अब देखो, सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? जनसंख्या की करेंगे। जनसंख्या होती क्या है? किसी क्षेत्र में निश्चित स्थान पर निवास करने वाली लोगों की संख्या को जनगणना अब इसका उत्तर क्या है? जिस प्रकार से आप कहां पर निवास कर रहे हैं, श्री डूंगरगढ़ के अंदर निवास कर रहे हैं, हम बीकानेर के जिले के अंदर निवास करते हैं, तो ये क्या है? बीकानेर एक स्थान है, और इस बीकानेर स्थान के अंदर निश्चित क्षेत्र के अंदर कौन निवास करते हैं? हम लोग निवास करते हैं। उसी को क्या बोलेंगे? जनसंख्या बोलेंगे। तो जनसंख्या बोलेंगे तो जनसंख्या को हम काउंट किसके आधार पर करेंगे? उसका आधार क्या होगा आपकी? तो लिखना, जनसंख्या का आधार जनगणना को माना जाता है। किसको माना जाता है? जनगणना को माना जाता है। अब ये बात तो थी आपकी कहां तक? जनगणना तक। अब क्या होगा? क्या भारत के अंदर भी जनगणना हुई है? क्या हुई है तो कब हुई है, और हुई है तो किस काल के अंदर हुई है? क्या भारत के अंदर जनगणना में सबसे पहले भारत के अंदर जो जनगणना होती है वो आपकी जनगणना कौन सी होती है? 1872 के अंदर भारत में सर्वप्रथम जनगणना करवाई जाती है, लेकिन ये जनगणना क्या नहीं होती है? व्यवस्थित क्रम के अंदर नहीं होती है। इसके अंदर इस प्रकार से नहीं बताया जाता कि
अनुसूचित जातियां कितनी हैं, हिंदू कितने हैं, जातियों के अंदर इसका क्या नहीं किया गया, विभाजन नहीं किया गया। तब ये जनगणना क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। हालांकि असफल तो हम नहीं कह सकते, जनगणना क्या होती है, सफल होती है। इस जनगणना को करवाने का श्रेय किसको दिया जाता है, लॉर्ड मेयो को। लॉर्ड मेयो क्या करवाता है, इस जनगणना को करवाने का प्रयास करता है। आप इतना सा रखें, 1872 के अंदर आपकी जो व्यवस्थित जनगणना थी उसको करवाने का कार्य किसको किया जाता है, लॉर्ड मेयो को करवाया जाता है। इसके बाद में आपकी जनगणना कब आती है, 1882 के अंदर आती है। माफ कीजिएगा, 1881 के अंदर आती है। 81 के अंदर जो जनगणना करवाई जाएगी वो किसके द्वारा करवाई जाएगी, लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाई जाएगी। ये जनगणना दशक की थी क्या, बिल्कुल थी। इसके अंदर क्या करवाया गया, दशकीय जनगणना का प्रारंभ किया गया। समझ में आ रहा है। देखो, सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, किसकी बात करेंगे, जनसंख्या की बात करेंगे। जनसंख्या के अंदर जनसंख्या किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनगणना कहा जाता है। अर्थात क्या कहा जाता है, जनसंख्या का जो मुख्य आधार है वो क्या होता है, आपकी जनगणना होता है। सर्वप्रथम जनगणना, दशकीय जनगणना कब होती, 1981 के अंदर होती। और व्यवस्थित जनगणना कब होती, 1782। किसके काल के अंदर, लॉर्ड मेयो के काल के अंदर। 1881 में फिर से जनगणना करवाई जाएगी और यह जनगणना कौन सी होगी, दशकीय। अर्थात कितने वर्षों के बाद अगली जनगणना होगी, 10 वर्षों के बाद में। और यह जनगणना कौन सी थी, आपकी दशकीय जनगणना थी। इतना क्लियर हुआ, उतारो आगे चलते हैं। अब देखो, इसके बाद में जो जनगणना होगी वो आपकी कौन सी होगी, 1891 की। 91 की जनगणना के अंदर भी कौन सी प्रणाली ली जाती है, ABCD प्रणाली के आधार पर नहीं करवाई जाती। अर्थात किसके आधार पर करवाई जाती है, ABCD प्रणाली पर नहीं। ABCD क्या होता है, ये तो थी आपकी कौन सी, 1991 की। 1991 के बाद में एक जनगणना और होती है, उसको नाम क्या होता है, 1901 की जनगणना। इसके अंदर क्या लागू किया गया, ABCD को अपनाया गया, ABCD को प्रारंभ। अब ये ABCD होती क्या है, गुरु आपने 2 बार नाम लिख दिया, ABCD को उसमें भी प्रारंभ नहीं किया गया, तो फिर ये ABCD होती क्या है, क्या जो हम पहली दूसरी के अंदर पढ़ते थे वही ABCD होती है क्या, जी बिल्कुल नहीं होती। कुछ बातें अधूरी और कुछ बातें पूरी, उसी को कहा जाता है पूरा समीकरण। आपने नाम सुना होगा, A मतलब कौन सी, प्रांतीय। B का मतलब होता है आपकी कौन सी, रियासतें। और C का मतलब होता है आपके कौन सी, केंद्र। और D का अर्थ आपके कौन सा, द्वीप। पूरे बातों को समझें। A के अंदर क्या आई, प्रांतें आई। B के अंदर क्या आई, रियासतें आई। C के अंदर क्या आई, केंद्र आई। और D के अंदर क्या आया, द्वीप आया। फैजल अली की समिति 1853 के अंदर हृदयनाथ कुंजर अध्यक्षता कौन करता, और अन्य अध्यक्षता कौन करता, फैजल अली करता। 1853 के अंदर ABCD की व्यवस्था को क्या करती हैं, समाप्त करती हैं। पहले की जो जनगणना होती थी, यानी आपकी 1872 से लेकर के और 1991 तक की जनगणना, वो माफ कीजिएगा 1891 तक की जनगणना किसके आधार पर हुई, प्रांतों के आधार पर। इसमें ना रियासतों को जोड़ा गया, ना केंद्र को जोड़ा गया, और ना ही किसको जोड़ा गया, द्वीपों को जोड़ा गया। इसके अंदर एक द्वीप था, द्वीप का नाम आपके कौन सा था,
अंडमान निकोबार। पूरी भाषा को समझेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। राजस्थान इसमें कौन सी श्रेणी के अंदर आता था? तो हम एग्जैक्ट तौर पर कह सकते हैं कि राजस्थान में रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें। ठिकाने कितने थे? 3। माफ कीजिएगा, 19 रियासतें, 1 केंद्र शासित प्रदेश और ठिकाने कितने? 3। तो राजस्थान कौन सी रियासत के अंदर आएगा? बी श्रेणी के अंदर आएगा। और भारत आपके कौन सी श्रेणी के अंदर आता था? ए श्रेणी के अंदर आता था। तो भारत के अंदर ए श्रेणी के अंदर, तो मैं लिख सकता हूं 1991 के अंदर किसको शामिल किया गया? रियासतों को शामिल किया गया। अर्थात 1901 की जनगणना हुई थी, इसमें भी ब्रिटिश और किसको शामिल किया गया? ब्रिटिश प्रांतों को शामिल किया गया। आज इतना लिखें, ब्रिटिश प्रांतों के साथ में किसको शामिल किया गया? रियासतों को शामिल किया गया। और भारत के अंदर सर्वप्रथम जनगणना कब होती है? 2001 के अंदर होती है राजस्थान की प्रथम जनगणना। ये आपकी क्या होगी? राजस्थान की प्रथम जनगणना। पूर्ण रूप से राजस्थान की प्रथम जनगणना है। क्या पहले होती थी क्या? बिल्कुल होती थी। इस प्रकार से हम आपके कौन सी आपके 1911 के बाद में हम बात किसकी करेंगे? 1911 की जनगणना की करेंगे। अब ये 1911 से की जनगणना क्या है? 1911 की जनगणना में यदि हम बात करें, 1911 की जनगणना में कुछ सुधार किया गया और उसके अंदर एक लाया गया था जिस जनगणना का नाम आपकी कौन सी था? सांगोपांग पद्धति। अर्थात अमीर और गरीब को क्या किया गया? अलग किया गया। ब्रिटिश अर्थशास्त्री के काल के अंदर कौन आती है? ये सांगोपांग पद्धति आती है। सांगोपांग पद्धति के अंदर अमीर वर्ग को अलग रखा जाता है, गरीब वर्ग को अलग रखा जाता है। ठीक, ये तो थी आपकी कौन सी? 1911 की। 1911 के बाद में भी हम बात करेंगे कि 1911 के बाद में जो जनगणना होती है उस जनगणना का नाम क्या होगा? 1921 की जनगणना। समझ रहे हैं? अब देखो, ये कौन सी जनगणना आएगी? 1921। 1921 की जनगणना के अंदर क्या होता है? ऋणात्मक वृद्धि होती है। अर्थात क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का प्रमुख कारण क्या था? कि भारत के अंदर क्या आता है? भारत के अंदर 1911 से और माफ कीजिएगा 1914 से लेकर के 1918 तक कौन सा युद्ध होता है? प्रथम युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है। इसके अलावा भी जिस प्रकार से कोरोना आ गया है वर्तमान के अंदर, अब एम्ब्रिकोन का प्रभाव है, उसी प्रकार से उस समय के अंदर 2 महामारियां आई थी, हैजा और प्लेग। तो जनसंख्या घटेगी या बढ़ेगी? स्वाभाविक सी बात है, जनसंख्या में क्या होगी? गिरावट होगी। तो यदि ऋणात्मक वृद्धि में बात करूं तो ऋणात्मक आपकी वृद्धि कितनी दर्ज की गई थी? तब आपका उत्तर क्या होगा? ऋणात्मक वृद्धि दर। ऋणात्मक वृद्धि दर के अंदर ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी 6.29। ये किसके संदर्भ के अंदर है? राजस्थान के अंदर है। और भारत के अंदर आपकी वृद्धि कितनी दर्ज की गई थी? तो 0.34। यदि मैं बात करूं एक उदाहरण के माध्यम से समझें कि 2011 के अंदर भारत की जनसंख्या कितनी थी? 10। ठीक, और 10 साल के बाद में यदि जनसंख्या घटेगी या बढ़ेगी? स्वाभाविक सी बात है, 10 साल के बाद में जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या में क्या की जाती है? कमी की जाती है। मुख्य रूप से कारण कितना था? प्रथम विश्व युद्ध हो गया। विश्व युद्ध के अलावा हैजा और महामारी का क्या हुआ? प्रकोप हुआ। इसके बाद में आपकी जनसंख्या आती है आपकी कौन सी? 1921 की जनगणना। 1931 की जनगणना आती है। 1931 की जनगणना के अंदर क्या होता है? 1931 की जनगणना का आधार क्या है? आपकी डी फैक्टो पद्धति आती है। कौन सी पद्धति को अपनाया जाता है? डी फैक्टो पद्धति। अब ये डी फैक्टो पद्धति क्या है? यहां पर हमने अभी तक बात क्या की?
कि जनगणना सिर्फ और सिर्फ अमीर गरीब के आधार पर होगी। 1931 की जनगणना के अंदर एक संकल्प लिया गया, अर्थात 1931 की जनगणना के अंदर ये माना गया कि आप भारत के अंदर जब जनगणना करवाते हैं तो प्रत्येक आदमी की जनगणना नहीं करवा करके इसके अंदर बच्चे कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, शिशु लिंगानुपात कितना है, यदि 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, अनेक तथ्यों पर जनजातियां कितनी हैं, जाति कितनी है, अनुसूचित जातियां कितनी हैं, अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं, हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं, अर्थात इसका वर्गीकरण आपके कब किया गया, 1931 के अंदर इसका क्या किया गया, विभाजन किया गया, जिसको कौन सी पद्धति कहा जाता है, डिफेक्टो पद्धति कहा जाता है, जिसमें डिफेक्टो पद्धति के अंदर अर्थ होता है कि आप क्या करेंगे, जातिगत जनगणना को क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। ये तो थी आपकी कौन सी 1831 की जनगणना। इतना उतारे, आगे चलते हैं। इसके साथ में लिख ले में 1941 की जनगणना भी कौन सी किसके आधार पर थी, डिफेक्टो के आधार पर थी। इसके अंदर भी कोई परिवर्तन क्या नहीं किया गया, नहीं किया गया। ये तो थी आपकी जनगणना कौन सी, आज़ादी से पहले। अब हम बात किसकी करेंगे, आज़ादी की बात करेंगे, अर्थात किसकी बात करेंगे, जब हमारा और आपका भारत क्या होगा, स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र भारत कब होगा, स्वतंत्र भारत होगा आपका 15 अगस्त। और 15 अगस्त कब आती, अगस्त के अंदर आती, और कौन से साल के अंदर आज़ाद होता, 1800 माफ कीजिएगा 1947। सर्दियों का प्रभाव कुछ मुझ पर भी है, कुछ आप पर भी है, तो शब्दों को समझने का प्रयास करें। देखो, इसके बाद में आपके यहां तक मामला ठीक ठाक था। ठीक ठाक इस प्रकार से कि हमने 1872 की जनगणना भी कर ली, 1881 की जनगणना भी हो गई। यहाँ पर 1872 की जनगणना, इसके बाद में 1881 की जनगणना, कौन सी जनगणना, 10 की जनगणना। इसके बाद में आपकी कौन सी 1891 की जनगणना के अलावा 1901 की जनगणना, 1901 के अलावा 1911 की जनगणना। 1911 के बाद में 1921 के अंदर ऋणात्मक कितनी, 6.9, -6.9, भारत के अंदर 0.34। इसके बाद में 1931 जिसमें सर्वप्रथम क्या होती है, जनजातीय जनगणना होती है। और इसके बाद में आपकी कौन सी, 1941। यहाँ तक आपके भारत आज़ाद था या नहीं था, भारत गुलाम था। किन के गुलाम था, ब्रिटिशों के, अर्थात किन के गुलाम था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो जाता है, आज़ाद होता है। अर्थात 14 और 15 अगस्त को 2 देश आज़ाद होते हैं, एक का नाम है पाकिस्तान, एक का नाम है भारत। हम सभी किताबों के अंदर पढ़ते हैं कि हमें आज़ादी मिली, हम आपके स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950, जो आज 22 हो चुकी है। 2 दिनों के बाद में आपकी कौन सी 26 जनवरी आने वाली है, तब हम क्या मनाएंगे, गणतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये आपके आज़ादी से पहले का पूरा माजरा और पूरा DNA आपको समझ में आया क्या, बिल्कुल आया। तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ आगे भी आपको क्या नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये मामला समझना बहुत ज़रूरी था। आगे तो हम सब कुछ समझ लेंगे। और वैसे कुछ चीज़ें बोल के बताई नहीं जाती, कुछ चीज़ें इशारों में समझाई जाती है। और आज आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले बालक हैं, इशारे तो समझते ही हैं। और इशारों के अंदर हम क्या करेंगे, राजस्थान की जियोग्राफी को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब देखो 1948 के अंदर मेन क्या आते, लीडर आएंगे। लीडर आने के बाद में क्या बनाएंगे, एक अधिनियम बनाएंगे। और ये अधिनियम किस जनगणना के अंदर होगा, 1951 की जनगणना के आधार पर क्या बनाया जाएगा, एक अधिनियम बनाया जाएगा। आप इस प्रकार से बोलेंगे कि केंद्र के अंदर आप किसकी नियुक्ति करें,
तो केंद्र के अंदर जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी उसको क्या बोला जाएगा? जनगणना आयुक्त। जनगणना आयुक्त की आप क्या करें? नियुक्ति करें। और ये नियुक्ति कब होगी? और सबसे पहले आपका कौन सा होगा? नियुक्ति के अंदर किसकी नियुक्ति होगी? तो आयुक्त, प्रथम आयुक्त कौन होगा? तो आपका उत्तर होगा श्री चंद्रमौली। चंद्रमौली को क्या बनाया जाता है? प्रथम आयुक्त बनाया जाता है। इसके बाद में हम बात किसकी करेंगे? राज्यों की बात करेंगे कि केंद्र के अंदर तो आप मेन बनाएंगे, वो तो आप आयुक्त को बना देंगे, लेकिन राज्य के अंदर आप क्या बनाएंगे? जनगणना महानिर्देशक की नियुक्ति करेंगे। जनगणना निर्देशक। और पहले जनगणना निर्देशक किसे बनाया गया था? माफ कीजिएगा, ये जो जनगणना निर्देशक बनाया गया था ना प्रथम, ये था आपका WC प्लाउडन। ठीक। और ये आपके कौन थे? जनगणना निर्देशक। जनगणना निर्देशक की क्या की जाती है? नियुक्ति करेंगे। और नियुक्ति करेंगे तो बिल्कुल करेंगे, विवेक साहब को बनाया जाता है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद में आपके कहाँ पर किसकी बात करेंगे? हम राज्यों की बात करेंगे। अर्थात हम राज्यों के बाद में बात किसकी करेंगे? जिलों की करेंगे। और जिलों के अंदर जो मुख्य रूप से जो मुख्य आद व्यक्ति को बनाया जाता है वो कौन होगा? जिला कलेक्टर होगा। वो कौन होगा? जिला कलेक्टर होगा। जिला कलेक्टर IAS होता है या IPS होता है या RS होता है? आपका उत्तर क्या होगा? IAS होता है। और ये सभी अधिकारी क्या लगे हुए हैं? IAS लगे हुए हैं। ये सभी अधिकारियों ने UPSC को क्लियर किया है। ठीक है, इतना देखें, उसके बाद में आगे चलते हैं। जनगणना का अनुच्छेद की यदि मैं बात करूं, जनगणना का अनुच्छेद आपका कौन सा है? 246। ठीक है, देखो आगे। अब इसके बाद में हम सबसे पहले जिस चीज पर चलते हैं, ये तो था आपका मोटा मोटा रिवाइजन। अब हम बात करेंगे जनगणना के आधार पर आपके कौन सी 1971 और 1981 की जनगणना की। हमने बात की आपके ऋणात्मक वृद्धि की, और यहाँ पर आपके कौन सी होती है? धनात्मक वृद्धि होती है। और ये कितनी होती है? 32.97। ये क्या थी? आपकी धनात्मक वृद्धि थी। इसी को क्या कहा जाता है? धनात्मक वृद्धि दर। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसके बाद में जनसंख्या के अंदर सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? 2011 की जनगणना की। 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना के अंदर ऐसा क्या खास होता है कि 2011 के अंदर जनगणना करवाने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ? सबसे पहले यदि जनसंख्या कितनी थी तो आपका उत्तर क्या होगा? जनसंख्या 6.86 करोड़। भारत का कितना प्रतिशत था? भारत का 5.67%। ठीक। जनसंख्या कब हुई थी? 1 अप्रैल 2010 को प्रारंभ। ठीक। इसके बाद में थीम और आपके स्लोगन लोगों पढ़ लिया। इस समय प्रति व्यक्ति पर कितने रुपए खर्च हुए थे? प्रति व्यक्ति पर तो आपका उत्तर क्या होगा? 18 रुपये 19
पैसे किस पर खर्च हुए? प्रत्येक व्यक्ति पर। एक बात याद रखना, भारत में यदि हम जनगणना करवाएंगे तो सबसे पहले किस व्यक्ति की जनगणना की जाती है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राजस्थान का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। इन चीज़ों को कॉपी के अंदर लिख लेना, ये बड़ी काम की चीज़ें होती हैं। भारत के अंदर सबसे पहले जनगणना सर्वप्रथम जिस घर से जनगणना प्रारंभ होती है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। और इसके अलावा जो आपका राजस्थान में जनगणना होगी वो आपकी कहाँ से होगी? राज्यपाल से होगी। ठीक, इसके बाद में आपकी जनगणना को हमने क्या पढ़ा है? जनगणना के विस्तार को पढ़ा। जनगणना आपके 2011 के जनगणना के क्या पढ़े हैं? आंकड़े पढ़े हैं। इसके बाद में यदि मैं बात करूं जनगणना के अंदर भारत का स्थान कौन सा है, स्थान की मैं बात करूं तो वर्तमान समय के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। और ये स्थान कब किसके बाद में है? आपके 2 जून और 2 जून 2000 किसके बाद में? 14 के बाद में। पहले कौन सा स्थान था? तो पहले स्थान था आपका कौन सा? 8वां। क्यों था 8वां? क्योंकि आपका एक नया राज्य बना था, उस राज्य का नाम था तेलंगाना। तेलंगाना किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद में एक नए राज्य का गठन हुआ तेलंगाना, और इसी के साथ में भारत का स्थान कौन सा होता है? 7वां होता है। ये चीज़ें उतारें, उसके बाद में आगे चलते हैं। इसी को भी साथ में उतार ले। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। सबसे पहले जिला सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? जयपुर। जयपुर के अलावा कौन सा? जोधपुर। जोधपुर के अलावा कौन सा? अलवर, नागौर, उदयपुर। ये 5 महत्वपूर्ण हैं। और यदि बात करें किसकी? कम की, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो इसमें इस प्रकार से लिख लेना। 1 नंबर पर आपका कौन सा होगा? जैसलमेर होगा। जैसलमेर। 2 नंबर पर आपका कौन सा होगा? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अलावा कौन सा होगा? 3 नंबर पर सिरोही, बूंदी, राजसमंद। इतना उतारे, उसके बाद में आगे चलते हैं। ये तो आपका जनसंख्या क्रम था। जहाँ पर समझ में ना आए वहाँ पर तत्काल प्रभाव से पूछ ले में। इतना उतारे, आगे बढ़ते हैं। जैसा है वैसा ही उतार ले। 1 अप्रैल 2010 को प्रारंभ, प्रति व्यक्ति पर 18 रुपये 19 पैसे खर्च हुए थे। उतने आज आप भी उतने पैसे के नहीं हो। देखो, भारत की जनसंख्या कितनी? 6.86 करोड़। इधर क्या होंगे? पुरुष होंगे। और इधर आपके क्या होंगे? महिलाएं होंगी। ठीक। सर्वाधिक पुरुष कहां पर निवास करेंगे? जयपुर आदि क्षेत्रों के अंदर निवास करेंगे। तो सर्वाधिक पुरुष, आपके पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 51.86% क्या होंगे? पुरुष होंगे। महिलाएं कितनी होगी? 48.74, 48.14% क्या होंगी? आपके महिलाएं होंगी। अब यहाँ पर ध्यान रखना,
एक जाति हो, एक होता है आपका कौन सा, पुरुष, एक होती है महिला, एक होता है किन्नर बोलते हैं जिसे। किन्नरों को किसके अंदर शामिल किया गया था, किन्नर को पुरुषों की श्रेणी में रखा गया था। जो किन्नर होगा वो महिला में होगा या नहीं होगा, पुरुषों की श्रेणी में रखा गया। ठीक, अब यहां पर आपके पुरुष है सर्वाधिक, तो पुरुष सर्वाधिक है तो पुरुष कहां कहां पर सर्वाधिक है, यह भी याद रखना। जहां पर आपका सर्वाधिक जिले थे जनसंख्या वाले, उन्हीं में क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो सबसे पहले आपका उत्तर क्या होगा, जयपुर होगा। जयपुर के अलावा आपका उत्तर क्या होगा, जोधपुर होगा। जयपुर के अलावा क्या, जोधपुर। महिलाएं कम कहां कहां पर होंगी, महिलाएं सबसे कम कहां पर होगी, आपकी जैसलमेर के अंदर होंगी। जैसलमेर के अलावा कहां पर होंगी, प्रतापगढ़ के अंदर होगी। सर्वाधिक भी यहीं पर है, न्यूनतम भी क्या है, यहीं पर है। ये दोनों चीजें याद रख लेना। उसके बाद में ये तो था आपका कौन सा, सर्वाधिक। सर्वाधिक पुरुष और महिलाएं दोनों के अंदर निवास करेंगे। यहां पर क्या है, न्यूनतम है। महिलाएं भी न्यूनतम आपके कहां पर निवास करेगी, जयपुर और जोधपुर के अंदर निवास करेगी। एक बात याद रख लेना आपकी नगरीय जनसंख्या की, और एक आपकी बात कौन रख लेना, शहरी जनसंख्या की। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या ये मानिए 6.86 करोड़, और ये 6.86 करोड़ क्या है, पूरा 100% है। यदि मैं इसको 100% मानूंगा तो ग्रामीण जनसंख्या और ग्रामीण के अलावा कौन सी, शहरी जनसंख्या। ठीक, यहाँ पर जो शहरी जनसंख्या है वो आपकी क्या है, 75.10%, और जो ग्रामीण जनसंख्या तो ये होगी, और शहरी जनसंख्या है आपकी कौन सी, 24.90%। ये आपकी कौन सी है, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या है। यदि मैं इतना उतारे, उसके बाद में आगे चलते हैं। अब हम जनघनत्व के टॉपिक पर क्या करेंगे, चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। ये तो जनसंख्या का क्या है, निवास स्थान है, और जनसंख्या के निवास स्थान के बाद में आपकी कौन सी, जनघनत्व की। अब आपका तो दूसरा टॉपिक प्रारंभ होगा। ये तो था आपका कौन सा, जनसंख्या का विस्तार कहाँ पर है, जनसंख्या है या नहीं है, ये पहले जनसंख्या कब हुई थी, और जनसंख्या माप 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कौन सी है, 15वीं है। ठीक, राजस्थान में सर्वप्रथम कब हुई थी आपकी, स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, 1961 के अंदर हुई थी। क्योंकि वर्तमान राजस्थान कब बनकर के तैयार हुआ था, वर्तमान राजस्थान आपका कब बनकर के तैयार हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। 1951 के अंदर हो चुकी थी, उसके 5 वर्ष के बाद में आपका वर्तमान राजस्थान बनकर के तैयार होता है। और तैयार होगा तो आपका कब जनगणना होती है, 1961 के अंदर आपकी राजस्थान की स्वतंत्रता के बाद में आपकी कौन सी, पहली जनगणना। आजाद 10वीं की जनगणना में यदि बात करें तो 14वीं जनगणना है, और आपके व्यवस्थित क्रम के अंदर 1872 से जोड़ें तो आपकी कौन सी जनगणना है, 2011 की 15वीं जनगणना है। इन दोनों चीज़ों को थोड़ा पढ़ के जाना, पढ़ने के बाद में आपको कॉन्सेप्ट क्या होगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब देखो आगे क्या होता है। अब आपका टॉपिक कौन सा प्रारंभ होगा, जनघनत्व का प्रारंभ होगा। जनघनत्व, जनघनत्व को कितने भागों के अंदर बांटा गया है, जनघनत्व राजस्थान का कितना है, 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, और भारत का कितना है
284 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अब जनघनत्व क्या होता है? जिस प्रकार से ये क्या है, एक क्षेत्र है, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर लंबाई 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई के अनुपात के आधार पर जितनी जनसंख्या निवास करती है उसी को क्या कहा जाता है? जनघनत्व कहा जाता है। अब कई क्षेत्रों के अंदर क्या होगा? अधिक जनसंख्या होगी और कुछ के अंदर जनसंख्या क्या होगी? कम निवास करेगी। जयपुर के अंदर जनसंख्या जनघनत्व अधिक है, जयपुर के अंदर जनघनत्व कितना होगा? आपका ज़्यादा होगा। भरतपुर के अंदर भी ज़्यादा होगा, लेकिन आपके जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अलावा आपका कौन सा? बीकानेर, बीकानेर के अलावा बाड़मेर, बाड़मेर के अलावा चूरू, चूरू के अलावा जोधपुर, इसके अंदर जनघनत्व कम है, तो वही किस श्रेणी के अंदर आ जाएंगे? कम जनघनत्व की श्रेणी के अंदर आ जाएंगे। जनघनत्व के आधार पर भारत को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? तो जनघनत्व के आधार पर भारत को 5 भागों के अंदर बांटा गया है। एक हम पढ़ते हैं आपका कौन सा? अत्यधिक जनघनत्व वाला प्रदेश, एक पढ़ते हैं आपका अधिक जनघनत्व वाला प्रदेश, एक पढ़ते हैं मध्यम जनघनत्व वाला प्रदेश, और एक पढ़ते हैं न्यून जनघनत्व वाला प्रदेश, और एक पढ़ते हैं अति न्यून जनघनत्व वाला प्रदेश। अधिक के अंदर जहां पर जनसंख्या 1000 से अधिक निवास करती हो, अत्यधिक में अधिक के अंदर जनसंख्या कौन सी होगी? आपकी 501 से लेकर के 999 तक जनसंख्या निवास करती हो, इसके बाद में 251 से लेकर के 500 तक निवास करती हो। ये कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 5 भागों के अंदर बांटा गया है। तो भारत, राजस्थान आपका कौन सी श्रेणी के अंदर आएगा? तो राजस्थान आपका आएगा न्यून जनघनत्व की श्रेणी के अंदर आता है। न्यून जनघनत्व, न्यून जनघनत्व के अंदर इतना याद रखें, जिसकी जनसंख्या क्या होगी? 100 से लेकर के 250 तक। इसको क्या, किस भाग के अंदर बांटा गया है? न्यूनतम जनघनत्व की श्रेणी के अंदर बांटा गया है। इन चीजों को समझ तो लोगे ना, या नहीं समझोगे? ठीक। सर्वाधिक जनघनत्व के अंदर यदि मैं जिलों की बात करूं, सर्वाधिक जिले, तो आपका क्या होगा? जयपुर होगा। सर्वाधिक के अंदर जयपुर के अलावा क्या होगा? भरतपुर होगा। भरतपुर के अलावा क्या होगा? दौसा होगा। दौसा के अलावा क्या होगा? अलवर होगा। ये क्या है? सर्वाधिक जनघनत्व है। न्यूनतम जनघनत्व के अंदर आपका कौन सा आएगा? जैसलमेर आएगा। जैसलमेर के अलावा कौन सा आएगा? बीकानेर आएगा। बीकानेर के अलावा कौन सा आएगा? बाड़मेर आएगा। और बाड़मेर के अलावा आपका कौन सा आएगा? चूरू आएगा। और चूरू के अलावा आपका कौन सा आएगा? जोधपुर आएगा। ये तो आपके कौन से जिले हैं? पश्चिमी वाले जिले हैं। ये आपके कौन से हैं? पूर्वी वाले जिले हैं। हम इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर जनसंख्या क्या करती है? अधिक निवास करती है, अर्थात पश्चिमी मरुस्थल या थार के मरुस्थल के अंदर जनसंख्या क्या करती है? कम निवास करती है। इतना समझ में आने के बाद में आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी, ये सब मैं मानता हूँ। ठीक है। इसके बाद में ये तो था आपका कौन सा? जनघनत्व वाला। तो आज आपका टाइम हो गया या अभी नहीं हुआ है? हाँ, 1-2 साल का टाइम और बचा है, उसके बाद में टाइम पूरा हो जाएगा। तब आप ज्वाइनिंग, मुझे आशा पूरी उम्मीद है कि आज आपने जितना भी पढ़ा है उतना आपको क्या आया है? समझ में आया है। अब बीती हुई क्लास के अंदर या बीते हुए टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे? अपनी अगली क्लास के अंदर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को राम राम।